हेलो एवरीवन। चलिए पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर को भी धमाकेदार तरीके से ख़त्म करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा था जो कि एमआर सर ने अपने वीडियो में कराया था, जो कि यूट्यूब पे भी डेफिनेटली फ्री था। ये जो लेक्चर नंबर सेकंड है ये पेड है, यकीन 2.0 बैच का है, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अगर आप वहाँ से पढ़ रहे हो और अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपका वो छूट चुका है और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी कवर कर पाओ तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस लेक्चर सेकंड को ख़त्म करते हैं इन शॉर्ट टाइम विथ क्लियर कॉन्सेप्ट और साथ में क्वेश्चंस भी। आइए शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि ये हम कवर करेंगे काफ़ी लेस टाइम में, है ना, कम समय में ख़त्म कर लेंगे। और ये हमारे हैं प्यारे मतलब एमआर सर, ठीक है। आई लव दिस सर। आइए समझते हैं। पिछले वीडियो में यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें सर ने मतलब बताया है इन्फिनिटी के बारे में। देखो अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नो डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत फिर भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझाऊंगा। इन्फिनिटी होता क्या है? इन्फिनिटी का मतलब होता है मेरे भाई अनंत। यहाँ पे लिखा है ना इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब अनंत। अब जैसे कि कोई बोले कि हमसे यानी कि हमारे जो हम जहाँ पे हैं वहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, बोले भाई है कुछ, मतलब कुछ लाखों करोड़ों में तो है। अगर हम बोल ले कि हमसे स्टार कितना दूर है तो हम बोलेंगे ना मतलब कि बहुत दूर है ना। इन्फिनिटी टाइम्स मतलब इन्फिनिटी किलोमीटर दूर है, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। लेकिन कंपेयर कर सकते हैं कैसे? ये इन्फिनिटी कोई ऐसा नहीं है कि ये खास दूरी है, ये रिलेटिव टर्म है। क्या इन्फिनिटी है? जैसे कि हमसे कुछ 1 मीटर दूर है तो क्या वो इन्फिनिटी है? नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझ लेना कि इन्फिनिटी 1 मीटर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, जैसे कि आपने देख रखे हो यहाँ पे लिखा है रिलेटिव टर्म है। जैसे कि हम 1 मीटर को हम इनफाइनाइटली लार्ज कह सकते हैं अगर हम इसकी तुलना करें रेडियस ऑफ एटम की। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है जो कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है। तो 1 मीटर काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम किससे तुलना कर रहे हैं? रेडियस ऑफ एटम से तुलना कर रहे हैं, है ना। मतलब एटम का त्रिज्या, आप हिंदी मीडियम वाले हो तो समझ लो, यहाँ पे एटम का त्रिज्या से कंपेयर कर रहे हैं तो 1 मीटर जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। अब जैसे कि देखो इन्फिनिटी होता क्या है, 2 का पावर करेंगे अगर तो 4 आता है, 3 का 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का 4 करेंगे तो पावर में तो 16 आएगा। 2 का इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या, मतलब 2 को इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओ तो काफ़ी बहुत बड़ा नंबर आएगा जो कि इन्फिनिटी उसको बोलते हैं। बहुत बड़ा नंबर को ही तो इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? हमने पिछले वीडियो में ये सब समझाया था आपको कि वो 1 अपॉन चाहे 2 अगर लिखा है 2 लिखा है ऊपर -1 लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि 1/2 होता है। मतलब ये जो माइनस था ना उसको ढकेलने का नीचे काम करता है। यहाँ पे माइनस क्या करेगा, ये 2 को नीचे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हो जाता है। एंड टू मतलब कुछ भी ऊपर रहे, नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, जितना बड़ा नंबर होते जाएगा ये वैल्यू उतना कम होते जाएगा, मतलब कि बहुत कम होते चला जाएगा। समझ में आया ये बात? तो नीचे इन्फिनिटी हो गया तो ये वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई नंबर ई है, ई क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इसका वैल्यू 2.7 कुछ होता है इस तरीके से। तो ई का अगर पावर देखें, ई का पावर अगर इन्फिनिटी है तो मतलब बहुत बड़ा है। अरे भैया 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर माइनस इन्फिनिटी कर दें मतलब ये हो जाता है 1/e⁻⁻⁰ जो कि हो जाएगा 0, ठीक है। किसी का भी पावर 0 अगर है तो 1 होता ही, तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। किसी का पावर अगर 1 है तो जो नंबर है वही रह जाएगा। अरे भैया 50 का पावर अगर हम 50 को एक बार गुना करें, मतलब 50 का अगर पावर स्क्वायर रहता है इसका मतलब क्या है? 50 × 50, 2 बार गुना करने बोल रहा है। यहाँ पे 1 की है, इसका मतलब सिंगल है, 50 जो नंबर है वही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन प्रोडक्ट में है और कौन
नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझो, कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है 12:1/2, इसका मतलब ये गुना में नहीं है, ऐसा मत करना। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं 2 छक 12, 6 आंसर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे मत करना। ये 12 पूर्णांक 1/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 और ये हाफ है, मतलब 12.5 है ये। ठीक है, इस तरीके से है ये। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 12 और हाफ है ये, समझ में आया। और यही लिखा है 12 और 1/2, यहाँ पे गुना लिख दे तो भले ये प्रोडक्ट में है, तो 2 छक 12, यहाँ पे आंसर 6 आ जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी लिख रखा है हमने। एक एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल है, गुना और कहाँ पे गुना प्रोडक्ट में है, कहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जैसे कि यहाँ पे देखो 4/3:1/2 है, तो यहाँ पे गुना उना का साइन इसमें नहीं है, मतलब ये क्या है पूर्णांक में है, कुछ इस तरीके से होगा। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा जुड़कर, तो 4 ऊपर रहा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 1 जुड़ जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 4/7, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8/7 हो गया। ठीक है, वही यहाँ पे अगर बात करें इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर क्या है, यहाँ पे गुना लिख दिया है, मतलब ये गुना में है। अगर इसको लिखना चाहे साफ साफ से तो 4/3/2 है ये, क्योंकि 3 और 1 गुना होगा तो 3 होगा। यहाँ पे अब 3 दुगुना नहीं होगा, यहाँ पे हमने क्या किया था 3 दूनी 6 और 1 7 किया था जोड़ के, है ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये गुना होगा 3 दूनी 6, नहीं ये न मत कर देना, यहाँ पे होगा ऐसा। तो ये सिंपली 3/2 रह जाएगा, 4/3/2। अब इसको अगर लिखेंगे तो 4 ऐसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और 3 यहीं रह जाएगा, तो 4 दूनी 8/3 आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कर रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि इस वीडियो का जो मेन चीज़ है वो यही है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे बच्चे को याद करने में वैल्यू दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन जो रेशियो है ना, इसको भी याद करने में लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे टेक्निक आपने सुना होगा, मतलब हमने एक मूवी देखा था कोई, उसमें था कि लखन लाल कुछ इस तरीके से करके, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सब बकवास चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब उससे तो कोई याद होने वाला नहीं है। ऑन द स्पॉट अगर आपको याद करना है तो वो टेक्निक उतना काम नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कोई टेक्निक बताया था यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब उतना खास नहीं है वो। लेकिन मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना, ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ध्यान दो यहाँ पे, पहले समझ लो, इतना आपको पता होना चाहिए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। लेकिन समझो हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर ये थीटा मान रहे हैं तो थीटा के जो सटा हुआ है वो होगा बेस, और जो थीटा के सामने है वो होगा हमेशा परपेंडिकुलर। अगर हम थीटा इसको लेते, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझ लो, अगर थीटा हम इसको लेते ये वाला, तो ये हो जाता बेस, ये सामने वाला हो जाता परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने ये हो जाता, तो ये हो जाता परपेंडिकुलर अपना। ठीक है, मतलब थीटा के जो पास वाला है चिपका हुआ वो होगा बेस, सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और जो ये लंबा वाला सबसे वो तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा एज यूजुअल हमेशा। समझ में आया। तो आइए समझते हैं। अब साइन थीटा बराबर होता है, बहुत सारे कंफ्यूज आते हैं, तो सर P/H था कि B/H था, क्या था, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं होगा। ये 3 टर्म याद रखो, सिपाही, कुशवाहा, तपोवन। क्या मतलब है, साइन भाई, साइन, जैसे ही साइन मन में आए, कोई बोले कि बताओ P/H कितना है, P/H पाच, पी पाही, पाही, साइन थीटा, साइन से CPH, सिपाही, सिपाही, देखो तो सिपाही, कुशवाहा, कुशवाहा एक कास्ट होता है, कुशवाहा, तपोवन, तपोवन एक जगह का नाम है, ठीक है। आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार में एक जगह है तपोवन, जैसे राजगीर है ना, वैसे ही वो है, मतलब कुछ स्थल है बढ़िया सा घूमने का, ठीक है। तो तपोवन एक जगह है, तो तपोवन, तपोवन, आद हो गया, खत्म, तीनों ये खत्म। मतलब अगर हमें बोले कि कुछ कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कुछ बाहा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है। कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी, ठीक है। अगर इसको आप याद कर लेते हो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। और हाँ, अब इस वीडियो में हम आपको याद करा देंगे 0 से लेकर 360 तक वैल्यू निकालना, लेकिन आपको ये एक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना याद कर लो। अगर इतना याद हो गया ना, देखो टेक्निक ट्रिक इसका भी है,
लेकिन अगर इसको अगर ट्रिक से याद करोगे ना तो भाई बकवास चीज़ है वो, मतलब आपका समय बर्बाद होगा और आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। इसी का तुम ट्रिक निकालते रह जाओगे, भैया 120 डिग्री का कैसे निकालोगे, 215 पूछ ले कैसे निकालोगे, 300 का पूछ ले कैसे निकालोगे, 270 का पूछ ले कैसे निकालोगे, भाई इसका ट्रिक नहीं है। क्या सच में नहीं है? है, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यूट्यूब पे तो तुम्हें सारे का ट्रिक मिल जाएगा कि जीरो मतलब कि ये साइन 90 तक कैसे याद रखे, टिप्स पे याद रखे, फिंगर पे, अरे भैया निकालने बताता है। वीडियो जो आप खोल के देखोगे तो बहुत सारे उसमें लोचा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप, मैं मेरी बात मानो कि डायरेक्ट याद रखो। साइन थीटा जीरो अगर है तो जीरो, साइन 30 का हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। एक चीज़ और देखो, ध्यान दो यहाँ पे कि साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। देखो ये जीरो था, ये हाफ हो गया है ना, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये फाइनली 1 हो गया। और इसका याद रखो कि अभी माइनस भी 1 आता है तो साइन का वैल्यू -1, 0 और +1 तक जाता है, मतलब -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है। इसी तरीके से कॉस का वैल्यू है, कॉस का 1 से लेके -1 तक ऑक्सीलेट करता है, मतलब इससे आगे पीछे नहीं होगा कभी, मतलब 3 नहीं उसको मिलेगा तुम्हें, ना साइन का ना कॉस का, ना कभी 3 वैल्यू मिल सकता है ना 2 मिल सकता है। अगर ऐसा है तो मतलब वो गलत है। समझ में आया? क्यों गलत है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो साइन का वैल्यू बढ़ते जा, जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो आप ऐसे याद रख लो ना, साइन में डिक्शनरी में खोजोगे ना साइन मतलब, तो साइन मतलब होता है पाप। क्या होता है? पाप। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं साइन को शाइन इस तरीके से, लेकिन सिंपल याद करने के लिए याद करो, साइन मतलब पाप होता है। और पाप जो है समय के साथ साथ बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मतलब पाप भी बढ़ेगा। याद हो गया ना, साइन का वैल्यू अगर एंगल बढ़ रहा है तो बढ़ता है। समझ में आया? मतलब हाँ 98 डिग्री तक बढ़ता है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि 90 के बाद आगे हम देखेंगे तो थोड़ा चेंज वेंज होगा, आपको पता चलेगा अभी आगे, ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, एंगल बढ़ाने पे साइन का वैल्यू बढ़ता है। कॉस का वैल्यू घटता है 1। देखो तो ये सेम टू सेम रिवर्स हो गया है ना। रिवर्स हो गया है कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया है। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 का √3/2, जो यहाँ पे साइन 60 था वो कॉस 30 है। तो इसको आपको रट्टा मारना है तो मारना है। टेन 0 डिग्री 0, टेन का भी वैल्यू इंक्रीज होता है, साइन का भी इंक्रीज होता है, टेन का भी इंक्रीज होता है। अरे भैया साइन मैंने पाप, पाप भी एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है। टेन मतलब ताना, आप तैयारी इतने साल से कर रहे हो, लोगों के ताने तो बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है मतलब उम्र बढ़ रहा है तो लोगों के ताने भी बढ़ रहे हैं, मतलब टैन थीटा का भी वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। समझ में आया? बढ़ता है, ठीक है। टेन 0 डिग्री, और ये ड्रास्टिकली बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 का 1/√3, साइन 45 पर 1। ओ भाई, यहाँ तो हमने देखा था 1 यहाँ पे जाके मिला था, यहाँ तो 45 पे ही 1 मिल चुका है, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है साइन का, टेन का, सॉरी टेन का। टेन 60 का √3 और टेन 90 का इन्फिनिटी। बाप रे बाप, इतना तेजी से बढ़ा, बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू तेजी से बढ़ता है ड्रास्टिकली। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है थियोरेटिकली, इफ एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, अगर एंगल बढ़ाते हैं 0 से 90 तक, देन वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है और कॉस का डिक्रीज होता है। उसी तरीके से ऑन इंक्रीजिंग एंगल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ टेन इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। वही बात है, सारा इसी चीज़ को हमने बताया भाई कि साइन का वैल्यू और इंक्रीज करता है 0 से 90 तक, कॉस का वैल्यू 0 से 90 तक डिक्रीज करता है, और टेन का भी इंक्रीज करता है। टेन और साइन एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि टेन का बहुत तेजी से बढ़ता है, वही लिखें ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। खत्म। अब देखो एक सवाल है, एमआर सर ने कराया है, इफ एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 से 90 डिग्री, 90 तक बढ़ रहा है एंगल, देन वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस क्या होगा? अरे भैया पाप है, साइन बढ़ते जाता है, 0 से अगर 90 तक पहुंचेगा तो पाप बढ़ते जाएगा, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं बोल सकते, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पहला देखो, पहला तो इंक्रीज दिख रहा है तुम्हें, अच्छा। अब कॉस की बात क्या होती है? कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है, कॉस ही तो है एक जो कि डिक्रीज हो रहा है ना। देखो तो कॉस 0 डिग्री पे 1 है और फाइनली यहाँ पे 0 हो गया 90 पर, तो ये आंसर ये हो गया आपका। समझ में आया? अब हम कुछ देख लेते हैं स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पे 37 डिग्री 53 आ जाता है। नहीं होगा भाई कन्फ्यूज़न, इसके बाद आपको कभी नहीं होगा। देखो स्पेशल एंगल में क्या है,
स्पेशल एंगल में एक होता है 3 4 5 का कहानी चलता है, आधी का हमेशा यही चलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अधिकांश सवाल आपसे आपका इसी से होगा, ठीक है ना। देखो, एक हमने आपको बताया कि अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाला छोटा होगा। क्या मतलब? देखो यहाँ पे ये इस तरीके से, मतलब कि देखो ना, ये ऐसे समझो, अगर ये हम इस तरीके से आपको पकड़ के दिखाएं तो बताओ, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये एंगल अगर मान रहे हैं तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। और अगर हम एंगल ऐसे बढ़ा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर भी तो बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, अगर हम इसको अगर कम करते जाएं, देखो एंगल ये है, एंगल अगर कम करते जा रहे हैं तो क्या कम हो रहा है? क्या बेस कम हो रहा है? नहीं। क्या हाइपोटेन्यूस कम हो रहा है? नहीं। ना ये बेस कम हो रहा है, ना हाइपोटेन्यूस कम हो रहा है। एंगल के सामने वाला कम हो रहा है, ये जो है ये वाला है ना, ये वाला कम हो रहा है। ऐसे कि एंगल जो कम कर रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर कम होते गया, कम होते गया, कम हो गया, है ना। अगर हम एंगल बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ रहा है? क्या ये बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है? नहीं। ना बेस बढ़ रहा है, ना हाइपोटेन्यूस बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। अरे भाई कितना आसान है, ये तो आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री के सामने 3 है। अब 53 डिग्री के सामने क्या है? 4 है। सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। यहाँ पे 3 ही साइड है, 3 4 5, इसी में आपका खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं। 3 4 5, समझ में आया? तो 3 4, 3 किसके सामने रहेगा? अब देखो यहाँ पे 3 एंगल है, एक तो 90 है, एक 37 है, एक 53 है। सबसे बड़ा कौन? 90। तो 90 के सामने सबसे बड़ा साइड 5, जो कि हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा 5 हाइपोटेन्यूस रहेगा। अब 3 4 जो है बदलता रहेगा, कभी हाइपोटेन्यूस मतलब कभी बेस बनेगा, कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसे चेक करेंगे? देखो 37 डिग्री है, 37 डिग्री जो एंगल है, 37 डिग्री, 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। तो 37 डिग्री के सामने वाला क्या रहेगा? छोटा रहेगा। और अगर 53 डिग्री रहा तो सामने वाला बड़ा रहेगा। तो छोटा बड़ा कौन कौन है? 3 4। तो एक सामने 3 रहेगा या तो 4 रहेगा, पता कर लेंगे। 37 डिग्री है तो 3 रहेगा इसके सामने। बड़का एंगल है तो बड़ा रहेगा, वैल्यू 4 रहेगा। कहानी खत्म, आध हो गया ना। अब देखो इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे? आप ऐसे ही निकाल लोगे, यहाँ पे हमने लिख रखा है वैसे, ठीक है। आपको हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे फटाफट। साइन 37 डिग्री, तो यहाँ पे तीन ही चीज तो है, 3 4 5। तो 3 जो है, या तो देखो 5 तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है। 3 और 4 कभी मतलब बेस बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से। साइन 37 का बताओ वैल्यू। साइन 37 एक था 53, 37 है छोटा। अच्छा जी। साइन थीटा का क्या हमने याद रखा था? सिपाही। साइन थीटा सिपाही मतलब पी और एच आ रहा है, पी ऊपर एच नीचे। 37 वाला पूछा है, छोटका एंगल वाला है, तो पाही नीचे तो 5 आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा। अब ऊपर आ गया पी, तो अब क्या लिखे? 3 लिखे कि 4 लिखे? बताओ, तुम ही बताओ। 37 वाला है तो 3 लिखाएगा ऊपर। वही साइन अगर 53 रहता, यानी कि बड़ा वाला है, तो पाही मतलब ऊपर पी परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नीचे हाइपोटेन्यूस तो 5 ही रहेगा। वही हमने लिखा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे साइन 37 है, छोटका एंगल वाला है, नीचे तो सिपाही जैसे होता है ना मेरे भाई, साइन का पी अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 बन गया, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 5 ही रहेगा। उसी तरह से साइन यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 30 मतलब कि जो नीचे हाइपोटेन्यूस है वो तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे एंगल बड़ा है इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे एंगल छोटा है इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया। उसी तरीके से कुशवाहा वाला, कुशवाहा कुशवाहा कॉस 37 पूछ ले तो कॉस 37, कुशवाहा बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब इसमें भी हाइपोटेन्यूस नीचे ही रहेगा। अच्छा जी, कुशवाहा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो या तो 3 ऊपर रहेगा चाहे 4 रहेगा। अब तुम्हें भी पता है कि cos 37 और एक cos 53, cos का वैल्यू जैसे अगर एंगल बढ़ने के साथ घटता है, तुम्हें भी पता है। तो यानी कि cos 37 ज़्यादा होगा, cos 53 कम होगा। नीचे तो 5 आएगा, डेफिनेटली 5 आएगा। तो ऊपर या तो 4 रहेगा चाहे 3 रहेगा। तो cos अगर 37 पूछे, छोटका एंगल होगा, मतलब ऊपर 4 रहेगा, तो 4/5। और अगर cos 53 पूछे, मतलब एंगल बड़ा है, मतलब वैल्यू कम रहेगा, तो 3/5। खत्म। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। 3 4 हर जगह तो यही दिख रहा है, 3 4 3 5 यही तो दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा से याद रखो। अब tan थीटा,
तपोवन हमने याद रखा था, तपोवन TPV है ना, तपोवन। तो tan 37, अब तुम्हें भी पता है कि tan का भी वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो वो वैल्यू बढ़ता है। तो या तो तपोवन TPB, नीचे बेस रहेगा TPB तपोवन P और B, मतलब हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे 5 आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं, मतलब खेल किससे होने वाला है, 3 और 4 से खेल होने वाला है बस। तो 3 4 से खेल होने वाला है, मतलब एक में खेल 3/5 3/4 होगा और एक में खेल 4/3 होगा, यही तो आएगा, 3 4 4 3 नहीं आ रहा है। अब छोटा कौन, छोटा ये, तो ये 37 बड़ा है, 4/3, बड़ा ये तो ये 4/3, 53 के लिए हो गया, खत्म कहानी। अब हम देखेंगे सुपर ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। लेकिन इससे पहले एक क्वाड्रेंट का कहानी आती है, ASTC प्रिंसिपल, ASTC प्रिंसिपल, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC। मतलब पहला क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 डिग्री तक, जैसे कि देखो यहाँ पे है 0 डिग्री, मान लो दोनों एक साइड में है, इस तरह से ये उठता जा रहा है, ये 90 तक पहुँच गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये सोने लगा, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट आपका, ठीक है ना, दिस इज आपका सेकेंड क्वाड्रेंट इधर ला है, ठीक है। उसी तरीके से ये झुक गया यहाँ पे, ये आ जाएगा तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है इतना। इसी तरीके से ये क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओ भाई ये देखो, यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा क्वाड्रेंट मिला के 360 हो रहा है। इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। अरे भैया 0 से 90 डिग्री तक हमने अभी एंगल ऊपरे देखा, जो हमने तुमको बोला कि याद कर लो, रट्टा मार लो, कहीं पे नेगेटिव तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब सारे पॉजिटिव क्या मतलब, साइन कॉस टैन सारे पॉजिटिव। और इसका जो उल्टी होता है रेसिप्रोकल वाला होता है, उल्टवा, यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तो वो सब भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो उन सब का उतना इस्तेमाल होता नहीं है, मेनली साइन कॉस ही आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा और टैन का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ASTC प्रिंसिपल पहला में देखो, बहुत सारे टीचर है मेरे भाई, मतलब कि जल्दी जल्दी के चक्कर में सारे को ऐसे ही बताते चल जाते हैं। हम भी चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखो इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें सारे, मतलब इस तरह से साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, आगे बढ़ो। लेकिन हम आपको आद कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आद कर लो ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। हम भी ऐसा बता सकते थे कि इसमें पॉजिटिव सारे देख रहे हो, सब पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये तब करते हैं जब रिवाइज कर रहे हो, कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिलीव मी, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 डिग्री तक, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे मतलब साइन टैन कॉस सब, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि 90 से 180 तक आता है। अच्छा 180 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में ही आएगा। अच्छा 270 किस में आएगा, थर्ड में आएगा। ये मत सोचना 270 तो बाउंड्री पे है, किस में आएगा भैया, इसी पे आएगा। 271 जैसे ही हुआ तो ये था इसमें पहुंच गया, चौथे वाले में, ठीक है। तो इसमें सारे पॉजिटिव हो गए, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है। हमने कैसे याद रखा है, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर साइन, सेकेंड में साइन पॉजिटिव। तीसरा क्वाड्रेंट थर्ड से शुरू होता है, THIRD, तो थर्ड में टैन पॉजिटिव बस। यहाँ पे सी चौथे में, चौथा में कौन सी पॉजिटिव, चौथा में सी पॉजिटिव, सी फोर चौथा है ना, मतलब सी मतलब कॉस पॉजिटिव यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे अगर साइन बोले तो क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, मतलब साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, टैन भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो बच गया वो नेगेटिव, समझ में आया। कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टी वाला भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा खेल तो यही है, अगर आपको हमने बताया कि 0 से लेके अगर आप 90 तक याद कर ले तो वैल्यू ये वाला, बस इतना सा याद कर लो, बस इतना सा, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। विश्वास करो। कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। पहला नियम है क्या, कोई अगर वैल्यू दिया है, जैसे कि देखो इसके अलावे आपको, जैसे कि कभी आपसे पूछता है कि बताओ तो 35 डिग्री का कितना है साइन 35 डिग्री, आप कहीं निकाले हो, नहीं निकाले हो ना। एक होता है एक्सपेंशन फार्मूला से निकलता है, जैसे कि साइन अगर 35 निकालना है तो A+B वाला फार्मूला से निकलता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जो मोस्टली यूज होता है वो आप देखो,
तो साइन 35 का तो पूछना नहीं, साइन 30 पूछता है, 45, 60 इस तरह से पूछता है। उसी तरीके से 240, 225, 210 इस तरीके से पूछेगा। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखो कभी भी इतना तो आपको याद रखना है, कभी भी आपको अगर 100 मतलब कि अगर इस जैसे 100 जैसे ही आगे बढ़ा ना, मतलब 100 के आगे बढ़ चुका है, 100, 120, 135 इस तरह से पूछे, तो आपको किसको पकड़ना है? 180 को पकड़ना है। मतलब अगर कुछ भी वैल्यू अगर इतने में आए तो आपको 180 को पकड़ लेना है। हाँ पकड़ लेना है। क्यों पकड़ना है ये समझते हैं। जैसे कि 150 की हम बात करते हैं, 150 को हम पकड़ लिए, बढ़िया से पकड़ते हैं। आइए 150 को पकड़ लिए। अब पूछ क्या रहा है? अच्छा लिख देते हैं, चलो tan 150 का बताओ। पहले चलो साइन ही बताते हैं आपको, साइन 150 का बताओ। क्या करोगे? तो पहला काम एंगल देख के आपको पता हो जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। पहला क्वाड्रेंट में तो 90 तक आता था, दूसरे क्वाड्रेंट में 180 लास्ट है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 150 आएगा, पता चल गया 150 आएगा। इससे ये पता चल गया कि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कौन क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब इससे खाली सेकेंड क्वाड्रेंट पता चल गया, अब उसके आगे जो लगा है ना साइन, अब इससे साइन पता चलेगा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब बताओ, पहला में सारे पॉजिटिव थे, ऑल पॉजिटिव। दूसरा में कौन पॉजिटिव था? एस फोर सेकेंड, एस फोर में साइन पॉजिटिव था, मतलब ये होने वाला है पॉजिटिव ही। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया साइन। अब हमें 150 का तो आता नहीं है, क्या करें? हमने बताया ना कि जब भी यहाँ पे इसमें आता है तो किसका आपको टांग पकड़ना है? 180 को पकड़ लो। अच्छा 180 को पकड़ लिए, क्यों पकड़े? अब हम 180 से कंपेयर करेंगे, जिसको हम पकड़े 180 उससे या तो 150 पीछे होगा चाहे आगे होगा, है ना। तो 180 को हम पकड़े, 150 क्या है? पीछे है। कितना पीछे है? 30 पीछे है। भैया अरे 180 में से 50 घटाएंगे 150 का 30 आएगा ना, तो हमें 30 डिग्री का बता देना है वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का कितना होता है? हाफ होता है, इसीलिए याद करवाए थे। मतलब 150 का भी कितना होगा? हाफे होगा। अब आप देख लो यहाँ पे, वही तो हमने लिख रखा है यहाँ पे, साइन वाला ये वैल्यू रहा। कितना पूछे थे? साइन 150, ये रहा साइन 150, हाफ निकल गया। उसी तरीके से हम मान लो कि निकालते हैं 240 डिग्री। आइए निकालते हैं 240 डिग्री का। एकदम इत्मीनान से सीख लो भाई, काम आएगा बहुत ज़्यादा, एकदम फटाफट आप करोगे। क्या बोले हमने? बोला 240 डिग्री। अब क्या निकाले? 240 साइने निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 240 से आपको पता हो जाना चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट आपको साफ पता चल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही ये तीसरा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है? देखो इससे क्वाड्रेंट पता चल जाएगा, और साइन फिर आपको मतलब कि साइन यहाँ पता करना है, मतलब जो साइन है ना, ये साइन नहीं, साइन प्लस माइनस वाला साइन। तो साइन 240 थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट टी फॉर थर्ड, टी फॉर टेन, सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, मतलब साइन यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव होगा। अब हमें 240 का नहीं पता है, क्या करें? 240 का निकालेंगे नहीं, किसको टांग पकड़े? 180 का ही पकड़ेंगे। 180 से कितना आगे है ये? अरे भैया ऐसी पता चल रहा है, 8 छो 18 छो 24 छो, यानी कि 60 आगे है। आगे रहे चाहे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 124 180 से कितना आगे है? 60 डिग्री। तो हमें साइन 60 का बताना है। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। तो इसका भी आंसर √3/2 होगा। और इस माइनस क्यों हो गया? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब माइनस √3/2 आंसर है साइन 240 का। देखो तो साइन 240 का कितना है? माइनस √3/2। सारे का ऐसा ही निकल जाएगा मेरे भाई। और एक और बोनस पॉइंट बताऊं यहाँ पे, जिसमें भी लास्ट में 5 है, जिसमें भी 5 है और किसी में आपको दिखेगा ही नहीं, और ना ही आपको नीट वाले पूछेंगे कभी, ना जेई वाले पूछेंगे, जिसमें 5 है लास्ट में, उसी का वैल्यू, मतलब जो 1 आता है 1/√2 आता है, यही आता है बस, और कुछ नहीं। 1/√2 आएगा या फिर 1 आएगा। 1 किसका आएगा? tan वाले का। साइन और कॉस वाले का 1/√2 आएगा। अरे भैया साइन 45 का क्या होता है? 1/√2। कॉस 45 का क्या होता है? 1/√2। और tan 45 का क्या होता है? 1।
मतलब कि 45 पे तीन ही मतलब दो ही वैल्यू तो पॉसिबल है, एक 1/√2 और एक 1, दो ही वैल्यू तो पॉसिबल है। अब तुमको बस साइन पता कर लेना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट देख के पता चल जाएगा। ओ भाई गजब बात है। अब देखो जैसे 315 है तो 315 आप निकालने का निकाल सकते हो, लेकिन आपको कभी 325 का नहीं पूछेगा, 325 आपको पूछेगा ही नहीं। अगर पूछेगा भी तो आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगा, वो एक्सपेंशन फॉर्मूला निकालना लगाना पड़ेगा। साइन का पूछ रहा है 135, मान लो साइन 315 है ना, 335 पूछ रहा है, तो साइन 335 निकालने के लिए साइन ए प्लस बी वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, फिर काफ़ी लंबा जाता है वो पूछेगा ही नहीं आपसे डेफिनेटली। तो साइन 315 अब निकालोगे इस तरीके से तो आराम से निकाल लोगे। आइए निकाल के देखते हैं। देखो सुनो इस चीज़ को ध्यान से, जैसे कि साइन कितना है 335 तो पूछेगा नहीं, 315 डिग्री है, 315 डिग्री साइन का है ना, साइन 315 डिग्री। अब क्या करोगे, अच्छा इसमें हाँ अब देखो अब किसका टांग पकड़ोगे, तो अब यहाँ पे जीरो को पकड़ो, यहाँ पे जीरो भी है, यहीं पे 360 भी पूरा हुआ है, तुम्हें पता ये चीज़ है, तो जीरो को पकड़ लो चाहे 360। यहाँ पे किसको पकड़ते थे 180 को, इसीलिए हमने लाल से लिखा है, यहाँ पे जीरो को पकड़ेंगे, यहाँ पे 180 को पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो साइन 315 है, किसको पकड़े, जीरो को पकड़ लो। अच्छा उससे बढ़िया 360 को पकड़ लो ना, 360 पकड़ लिया। पहले ये पता कर लो कि किस क्वाड्रेंट में है, साइन 315 किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट C4 चौथा, C4 कॉस, यहाँ पे तो साइन है मतलब नेगेटिव होगा, ये तो पता चल गया है ना। और 315 का तो हमें आता नहीं है, 315 का सिंपली आपको किसको पकड़ना है, 360 को पकड़ लेते हैं। अब कितना पीछे है, 315 360 घटा लो 45 आएगा, मतलब 45 पीछे है, तो 45 का हमें बताना है, 45 का कितना होता है, अरे भैया साइन 45 का बताओ आप, साइन 45 का 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और ये माइनस साइन में जो है लगा देंगे 1/√2, साइन 315 1/√2 हो गया। देखो यहाँ पे आ गया है वही, तो काफ़ी आसान है मेरे भाई, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि खाली हम साइन का काहे बता रहे हैं, अरे भैया आप कौनो निकाल लो ना, चलो निकालते हैं कॉस का ही, चाहे टेन का ही निकालते हैं। टेन किसका निकाले 225 का, 225 वही बात आएगा, घटाओ उठाओगे 225 निकालोगे तो 225 पहले देख लो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, साफ पता चल रहा है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में T4 थर्ड, T4 10 मतलब पॉजिटिव होने वाला है, कोई लोचा ही नहीं है। अब अब घटाओगे किसको पकड़ोगे आप, 180 को यहाँ पकड़ोगे, 180 कितना आगे है 45 आगे है। अब 45 का टेन 45 का कितना होता है 1, ये आंसर 1 हो गया। टेन 225 का भी 1 है, देखो यहाँ पे टेन 225 का 1, यहाँ पे टेन वाला लास्ट है, हमने टेन वाला लिख रखा है ना, ये टेन वाला वैल्यू है भाई सबसे लास्ट वाला है ना, तो इस तरीके से हमने लिख रखा है। उसी तरीके से अगर हम कॉस का पूछते हैं यहाँ पे, कॉस का तुम्हें ही पता चल रहा है 225 5 वाला है, 5 वाला तो बोनस पहले ही दे दिए हैं कि भैया इसका कॉस या साइन रहा तो 1/√2 आएगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव तो देख लो तुम क्वाड्रेंट से, 225 है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव होगा, खत्म है ना। काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, डेफिनेटली। अब इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आया समझ। अब साइन जीरो किसका किसका होता है, देखो साइन 0 डिग्री जीरो होता है, साइन अगर 180 की बात करें तो भी जीरो होता है। साइन जो है ना लेटा रहता है ऐसे, साइन जीरो लेटा हुआ, मतलब कि साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 डिग्री भी जीरो। वही हाल है यहाँ पे आपका किसका, कॉस का। कॉस इस तरीके से खड़ा रहेगा तो जीरो रहेगा, कॉस 90 डिग्री जीरो, कॉस 270 डिग्री जीरो। मतलब अगर साइन की बात हो रही है तो अगर लेटा है ऐसे लेटा तो जीरो रहेगा, या तो 0 डिग्री पे जीरो मतलब 0 डिग्री पे रहे चाहे 180 डिग्री पे रहे तो जीरो ही होगा। अगर वो खड़ा है ऐसे तो ये कॉस की बात होगी, कॉस अगर खड़ा है तो दोनों जगह उसका वैल्यू जीरो होगा, कॉस 270 भी कॉस 90 भी। समझ में आया, बे आसान है यार, उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम कर लेते हो, खुद को मुश्किल मतलब इसको मान के बनाते हो। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू है, कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा। फाइंड वैल्यू साइन 180 डिग्री, लो साइन वाला पूछ लिया, साइन 0 डिग्री जीरो, साइन
180 डिग्री एकदम बिल्कुल पलट गया, तो साइन 0 पे जो रहेगा साइन यहाँ पे भी उतने रहेगा। मतलब कि कॉस क्या पूछ लिया यार, यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया। कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 पूछा है और ये होता है विजुअल वैल्यू निकल जाएगा। 180 को पकड़ के निकाल लो, 180 से कितना पीछे है, 45 पीछे है, साफ पता चल रहा है। और कॉस किस क्वाड्रेंट, कॉस 135 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट एज फॉर सेकेंड, एज फॉर साइन, तो साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस की बात कर रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो जाएगा तो क्या यहाँ पे वैल्यू आएगा, 1/√2 होगा। क्यों, अरे भैया कॉस है। अब 5 वाला तो हमने पहले ही बता दिया। अगर नहीं विश्वास है तो 180 से भी पकड़ के अब करो, तुम 180 पकड़ो, 135 घटाओ, कितना आया, कितना पीछे है, पीछे रहे चाहे आगे रहे, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से tan की बात कर रहा है, 120 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एज फॉर सेकेंड, एज फॉर साइन, सिर्फ साइन के लिए पॉजिटिव है और के लिए तो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। क्योंकि टी फॉर tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में थोड़ी ना होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। 120 डिग्री है तो tan 120 डिग्री तो हमें नहीं निकालने आता है, भाई पकड़ लेना है 180 को, 180 से पकड़ा, 180 से कितना पीछे है, 120 कितना पीछे है, 60 पीछे है। 60 का तुम बता दो, यानी कि tan 60 का बताओ, तो tan 0 डिग्री 0, tan 60 का क्या था, √3 था। √3 फटाक दे लिखो ना, हो गया आपका यही आंसर है, tan 120 डिग्री माइनस √3। देखो यहाँ पे नहीं विश्वास है देख लो भाई, इसमें सारा लिखा है, tan 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये माइनस √3। ये कभी तुम भाई गलत ही नहीं हो सकता, ये एकदम जो बना दिया है ना मैंने, ये मेरा खुद का है, तुम्हें यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इट्स माई चैलेंज, जाके देख लेना, ठीक है। तो इस चीज़ से मतलब कि एक तरीके से ना हमने ये देखा था भाई, इसको मतलब मैचिंग किया था, मतलब सिमेट्री दिख रहा था। देखो तो सिमेट्री नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। यहाँ पे √3/2, यहाँ पे भी √3/2। सेकेंड में कॉस की बात करें तो 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, √3, यहाँ पे भी √3, माइनस प्लस का बस फर्क है, सिमेट्री हर जगह दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो √3/2, यहाँ पे भी √3/2, यहाँ पे 1/√3, 1/√3, बस माइनस प्लस का फर्क है। समझ में आया। अब एक सवाल है, एमआर सर ने खुद ये लिखा है, इफ साइन थीटा 2 है तब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। साइन 2 डिग्री है, हैं क्या हो सकता है, साइन हमने बताया था -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, दो तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, अरे भैया हमने बताया था ना, साइन थीटा बराबर होता है सिपाही, मतलब P/H। तो क्या अगर हम लिखे परपेंडिकुलर ऊपर यानी कि दिया है, मतलब नीचे कुछ एक है इस तरीके से, और वो नीचे साइन थीटा में कौन होता है, नीचे में एच होता है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस ऊपर यानी कि 2 है, मतलब परपेंडिकुलर 2 है, नीचे 1 है, क्या ये पॉसिबल है। अरे भैया परपेंडिकुलर 2 हो जाए, हाइपोटेन्यूज 1 हो जाए, हाइपोटेन्यूज में सबसे छोटा होगा, हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है। स्पेशल एंगल की याद है तुम्हें, 3 4 5, 5 हाइपोटेन्यूज था, मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कॉस tan का नहीं निकाल सकते हैं, ये सवाल ही गलत है। समझ में आया। अगर कॉस भी 0 डिग्री दे, कॉस बराबर भी, अगर कॉस थीटा बराबर भी 2 देता तो गलत होता, क्योंकि इसमें भी तो फॉर्मूला ही होता, कुछ बाहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नीचे आच आ गया, एक कभी हो नहीं सकता। ऊपर वाला तो सही है, परपेंडिकुलर 2 हो सकता है, बेस भी 2 हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज 1 नहीं हो सकता। समझ में आया। इसीलिए सवाल क्या है, गलत है, नहीं हो सकता वो। आइए देखते हैं ये वाला सवाल, जिसमें कि निकालने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाई। यहाँ पे कुछ बाई यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स है, और इसके रिस्पेक्टिव ये सब वैल्यूज दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये कंपेयर करके बनाना है। अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा साइड ये है और एक ये है और ये थीटा है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ना, डेफिनेटली हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है tan थीटा, तो ये मतलब tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 4, अब बेस हो जाएगा ये पूरा 3 जो है यहाँ तक, तो वही लिखा है 4/3, और एक कंपेयर इससे कर दिया है, किससे, एक्स अपॉन एक्स जो ऊपर परपेंडिकुलर है, बेस कौन हो जाएगा, ये 2, तो ये तो 2 है, और ये एक्स है, x/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कंपेयर कर दिया, और यहाँ से हमने x निकाल लिया कंपेयर करके। मतलब tan थीटा से ही भाई, tan थीटा इसके लिए भी जो लगेगा, tan थीटा बराबर 4/3 जो होगा, उसी तरीके से tan थीटा बराबर x बटा ये हो जाएगा वैल्यू,
जो कि 2 है ये। अरे ये 2 है, ये 1 से है, निकल गया यहाँ से कंपेयर करके, है ना। उसी तरीके से अगर हम बाई का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कंपेयर कर लिया हमने, तो बाई ये है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर यही तो आ रहा है, इसी से तो करना है बस। तो tan थीटा बराबर ये देखो करा है हमने, तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला से कंपेयर कर लिए, 4/3 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर ये अपॉन बेस ये हो गया 2/22, यानी कि 1/4/3 और 2/22, 4/3 2/22, और यहाँ से बाई का वैल्यू निकल चुका है, और इस तरीके से आपका वैल्यू आंसर आ गया। समझ में आया? तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, काफ़ी आसान है। लेकिन एक सवाल जो आपके सामने अभी आया है, काफ़ी मस्त सा सवाल है, और इसे मैं लिख के कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको फिलहाल इरेज करते हैं, इरेज करो पहले, आपको करके दिखाते हैं, ये सवाल पढ़ेंगे आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड बिटवीन टू वर्टिकल टावर्स that are d meters apart, the angles of elevation to the top of the nearer and farther towers are theta and phi respectively. Assuming the observer is x मीटर from the nearer tower, जो नज़दीक वाला टावर है उससे x मीटर दूर है वो जो ऑब्जर्वर है, what is the difference in heights of the tower? अच्छा, फिर से एक बार सवाल पढ़ो, एक बार तो ऐसे पढ़ लोगे, दूसरा बार पढ़ो, अब लिखते जाना जो पढ़ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, अच्छा जी। बिटवीन टू वर्टिकल टावर्स, 2 वर्टिकल टावर है, अच्छा जी, ठीक है, वर्टिकल टावर है। डेट आर डी मीटर अपार्ट, अच्छा जी, जो कि डी मीटर दूर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द नियरर, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन, समझ लो इसको। आप सामने देख रहे हो, आप सामने देख रहे हो, ठीक है, आपने सामने देखते हुए नजरे को ऊपर उठा लिया, इस तरीके से देखने लग गए, तो जितना ऊपर आप देखने लग गए, आप सामने देख रहे थे, जितना ऊपर आपने देखने लगे, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आप सामने देख रहे थे, आपने नजरे कितना ऊपर उठा लिया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आप सामने देख रहे थे, आप नीचे देखने लग गए, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर आप जहां सामने देख रहे थे, सामने से बात होती है, सामने हुआ, अगर आप नजरें ऊपर उठा लिए तो कितना एंगल ऊपर हो गया, तो वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप सामने देखते हुए फिर नीचे देखने लग गए तो कितना नीचे देखने लग गए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो कि डी मीटर अपार्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द नियर एंड फार्दर टावर्स आर थीटा एंड फाई। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द नियर एंड फार्दर टावर, ऑब्जर्वर यहाँ पे था खड़ा, हमने बताया था ना, और ऑब्जर्वर जो है, जो नियर एंड फार्दर टावर्स आर थीटा एंड फाई, एक है थीटा और एक है फाई, देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। नियरर एंड फार्दर टावर, और नियरर ये तो नज़दीक वाला ही है, मतलब कहीं ऑब्जर्वर बीच में नहीं है भाई, बीच में नहीं है ऑब्जर्वर, कहीं पे क्या है, मतलब कहीं डी डिस्टेंस तो ये है ही है, कहीं ऑब्जर्वर यहाँ पे मान लेते हैं, एक इसको देख रहा है और एक इस टॉप को देख रहा है, और इसकी भी हाइट अलग अलग है, इसीलिए तो पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटे जो नज़दीक वाला टावर है वो थीटा है, और दूर वाला टावर जो है फाई है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने ऊपर, ज़्यादा ऊपर है वो, है ना। तो मान लेते हैं कि नियरर वाला टावर जो है h1 हाइट का है, ये h2 हाइट का है, ठीक है जी। एज्यूमिंग द ऑब्जर्वर इज x मीटर फ्रॉम द नियरर टावर, अच्छा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लेते हैं ये x मीटर दूर है, यानी कि इसकी दूरी क्या है, x है, और ये d दूरी तो आपको पता ही है, पूरा डिस्टेंस यहाँ तक है, दो टावर के बीच का दूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द टावर, अच्छा हाइट का टावर का डिफरेंस क्या है, अच्छा ये दूरी कितना हो जाएगा बताना जरा, ये दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबे टोटल d है और d में से x घटा देंगे तो d माइनस x हो जाएगा ये दूरी, सही बात है। और टावर का हाइट का डिफरेंस बताना है, तो काफ़ी आसान है ये सवाल, मुश्किल उतना कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब रिलेशन बैठाना है हमें कि जिसमें कि h2 माइनस h1 कर सके हम। अब अगर हम थीटा की बात करें, ये थीटा, तो थीटा बराबर यानी कि tan थीटा से ही तो होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, tan थीटा बराबर h1 हो जाएगा अपॉन बेस क्या होगा, tan थीटा बराबर तपोवन, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस,
ऊपर h1 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, x हो गया। हाँ x हो गया, सही बात है। अच्छा अब देखो, अब एगो tan फाइव ही है, tan फाइव ही है, tan फाइव बराबर क्या है, tan फाइव बराबर, इसकी हम बात कर रहे हैं, tan फाइव इसकी बात कर रहे हैं, tan फाइव यानी कि tan थीटा ही तो है, tan फाइव बराबर h2 अपॉन जो ऊपर वाला h2 है अपॉन नीचे वाला जो है ये डिस्टेंस ये वाला निकालो dy d माइनस एक्स है, ये हो गया। सही है, इतना तक समझ में आ गया ना। अब देखो, अब कुछ इस तरीके से आंसर दिया है, घटाया उठाया है, मतलब कि डिस्टेंस जो मतलब कि टावर का हाइट का डिफरेंस है, तो निकाल लेते हैं ना। h1 क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ से h1 अगर निकालना चाहे तो x tan थीटा हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ से h2 क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स tan फाइव हो जाएगा। हाँ जी सही कहा हो। अब h2 माइनस h1 करो, चाहे h1 माइनस h2 करो, h1 माइनस h2 करोगे तो क्या आएगा, x tan थीटा माइनस ये वाला पूरा घट जाएगा, x tan थीटा यहाँ पे है, और d माइनस एक्स tan फाइव, d माइनस एक्स tan फाइव ये घट रहा है, घट रहा है, बिल्कुल सही है, यही आंसर है आपका। ठीक है, अगर आप घटाते h2 माइनस h1 करते, h2 माइनस h1 करते तो क्या होता, आंसर आपका ये हो जाता d माइनस एक्स tan फाइव माइनस एक्स tan थीटा, है ना, ये आपका आंसर हो जाता। तो d माइनस एक्स tan थीटा, अब कुछ नहीं किया, मतलब उल्टा करके घटाया है, क्या दिक्कत है, मतलब कि x tan थीटा d माइनस एक्स तो आपको दिख ही जाएगा हर जगह, d माइनस एक्स सिर्फ इसी में और किसी में है भी नहीं d माइनस एक्स, तो आपका ये सब आंसर हो ही नहीं सकता, बन गया आपका सवाल ये। ठीक है, अब एक सवाल ये है, आइए कराते हैं, ये सर होमवर्क में दिए थे, ठीक है, आप एक बार खुद से करके देखना, मैं करा दे रहा हूँ वैसे। यहाँ पे बोल रहा है टू टावर्स आर सेपरेटेड बाई ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, इस चीज़ को ध्यान रखा करो, ये छोटे मोटे पॉइंट को। टू टावर्स आर सेपरेटेड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, दो टावर है, एक टावर ये है, पहले पढ़ लो पूरा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, मतलब ये वो बड़ा है कि छोटा टावर है। अच्छा, तो किसी को तुम मान लो बड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले को मान लेते हैं, तुम क्या बोलो, तुम्हारे हिसाब से क्या माने, छोटा या बड़ा, ऊपर में जो माने थे उससे उल्टा मान लेंगे, पहले छोटा माने थे फिर ऊपर बड़ा था h2, है ना, अब मान लेते हैं पहले बड़ा फिर छोटा मान लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोटा मान लिए दूसरा। टू टावर्स आर सेपरेटेड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी, अच्छा इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, d है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर जिसकी हाइट h1 है, यानी कि इसकी हाइट h1 है, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी फिर h2 हो जाएगी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, डिप्रेशन हमने क्या बताया, सामने देख रहे हो फिर नीचे कितना झुक गए, मतलब यहाँ से देखा जाएगा, इस पॉइंट को देखा गया, यानी कि सामने कुछ इस तरीके से देखा जा रहा था, ठीक है, अब देखने लग गए तुम, इस पॉइंट को देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन वाला, ये वाला है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना है, थीटा है। अच्छा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अच्छा जी, विच रिलेशन करेक्टली गिव्स द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन डी फ्रॉम द टर्म्स, इस तीनों टर्म यानी कि सारे टर्म को मिला दिया गया है, डी के रेस्पेक्ट में आंसर बताना है, काफ़ी आसान है भाई, कुछ कर लेते हैं, यानी कि सब, यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो मिसिंग है, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, मतलब कि सब में रिलेशन बताना है। अब तुम देखो यहाँ पे ये डी है, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, पैरेललोग्राम, सामने जितना उतना ऊपर ही रहेगा, अरे भैया एक चतुर्भुज है, तो जितना ये है वो भी इतना ही रहेगा, जितना नीचे वाला है उतना ये भी रहेगा, वही बात है, यहाँ पे डी ऊपर चला गया, जितना है वो ऊपर है, ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है। अच्छा, ये हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट h1 है, बड़ा वाला h1 है, तो h1 में से बड़ा में से छोटा वाला घटा दो h2, ये हाइट ये वाला है। अब निकाल लो, यानी कि tan थीटा, tan से ही तो कहानी चल रहा है, tan थीटा बराबर h1 माइनस h2 अपॉन डी, क्योंकि tan थीटा बराबर तपोवन परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, जो सटल रहता है वो हो गया, डी हो गया, लेकिन ऐसा तो आंसर ही कुछ नहीं है। अरे भैया इसको इंटरचेंज कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, कर दो, डी बराबर क्या हो जाएगा, h1 बाई माइनस h2 अपॉन tan थीटा,
आंसर हो गया आपका खत्म। कहाँ है आपका H1 माइनस H2, सिर्फ इसी में है। सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया, बन गया आपका सवाल। अब आते हैं एंगल के बारे में। सर ने भी पढ़ाया है इसमें, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिखा था जो कि आपको जानना चाहिए, है ना। आइए देखते हैं एंगल के बारे में क्या है। एक, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्कल है, और ये रेडियस होता है जिसको हिंदी में त्रिज्या भी बोलते हैं, और ये जो लेंथ कवर करता है दिस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये जो है आर्क है, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन आर होता है, फॉर्मूला है ये। अगर आर और थीटा को मिला दोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि आर्क बराबर होता है आर थीटा। आप इससे भी याद रख सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखो कि अगर कोई लाइन, इनिशियल लाइन कुछ इस तरीके से है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो जो एंगल बनाता है, जैसे कि ये यहाँ पे सोया हुआ था, दोनों ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब आप घुमाते हो ना पीछे, जैसे नट बोल्ट खोलते हो उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल नहीं बल्कि मतलब कि नेगेटिव एंगल हो जाएगा जब क्लॉकवाइज करोगे। तो वही हमने लिख रखा है कि इनिशियल लाइन ये था, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये टर्मिनल लाइन फाइनल ये होगा, मतलब इनिशियल लाइन शुरू में ऐसे था, फाइनल ऐसे हो गया टर्मिनल लाइन। तो आप ऐसे घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, इसी को बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉक माने क्या होता है, घड़ी। क्लॉक, घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज। अगर उल्टा घूमने लग जाए तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, और इसी को काउंटर क्लॉक। काउंटर माने क्या होता है, मतलब सामना करना, इस तरीके से होता है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा, अपोजिट काम। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात होती है। इनिशियल लाइन ये था, फाइनल ये है, क्लॉकवाइज घुमाए तो ये नेगेटिव एंगल आ गया यहाँ पे। समझ आया इतना। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अलग अलग होता है ना। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एंगल को मेजर कोई डिग्री में करता है ना, कोई रेडियन में करता है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि डिग्री से होता है, जैसे बोलते हैं ना कितना डिग्री घूमा, बोलते हैं 60 डिग्री। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट। जो कि तुम्हें लग रहा होगा अभी तक ऐसा यूनिट है, तो भ्रम निकाल दो ये, ठीक है। ऐसा यूनिट रेडियन होता है। जो कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दो होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। जो कि सर्कुलर सिस्टम ही क्या है, ऐसा ही सिस्टम है, और ये प्रैक्टिकल सिस्टम वाला है। तो 1 डिग्री बराबर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो आपको बढ़िया से पता है, ठीक है। अब देखो इनिशियल लाइन ये था, टर्मिनल लाइन ये हो गया, तो कितना घूम गया, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। और 180 डिग्री, और इसी अगर बताना है हमें सर्कुलर सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, तो ये इनिशियल लाइन ये घूम गया पूरा इधर, तो ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन। और ये कितना घूम गया, पाई इसको बोलते हैं। मतलब इधर 180 घूमा, यहाँ पे 100 पाई घूमा, लेकिन घूमा तो दोनों बराबर ही लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। मतलब 180 डिग्री और पाई भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। 180 डिग्री बराबर पाई। 180 डिग्री आया है सेक्साजेसिमल सिस्टम से, अब पाई आया है सर्कुलर सिस्टम से, लेकिन दोनों तो बराबर ही होता है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ठीक है, ऐसी बात है। तो 180 पर कैसा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल पाई पे हो गया, पाई रेडियन। और पाई रेडियन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पाई और रेडियन को सी, छोटा वाला सी से दिखा देते हैं रेडियन को, ठीक है। या फिर RAD भी खाली लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 180 डिग्री जो है, यहाँ पे ध्यान दो, 180 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री पाई रेडियन वही लिखा है। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 बराबर सी, मतलब पाई अपॉन 180 डिग्री, जो कि यहाँ पे हमने करके दिखा है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई। तो एक अगर वही बात करें, पाई बराबर क्या होता है, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होगा। अब भैया आगे लिखो चाहे पीछे लिखो वही बात है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख रखा है। अब कुछ वैल्यू है ये वाला आपको याद रखना चाहिए, ऑन द टिप्स होना चाहिए। 180 डिग्री बराबर पाई होना चाहिए, 90 बराबर पाई बटा 2 होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। आइए कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन काफ़ी आसान है, मैंने चाहा होता तो इसको भी डायरेक्ट पहले से करके आते, लेकिन सोचा कि यहीं पे करा देंगे, ठीक है। पाई बटा 2 है, अगर इसको डिग्री में मेजर करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है। जहाँ पे पाई तुम्हें दिख रहा है, पाई दिख रहा है, इसका मतलब वो पक्का किस में है, एसआई सिस्टम में है, रेडियन वाले में है।
तो डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है, इसमें पाई का वैल्यू खाली रख दो 180, तो पाई रेडियन है, तो पाई का वैल्यू 180/2 कट गया, 90 आ गया, मतलब 90 डिग्री आंसर हो गया इसका। सिंपल पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 180, वही बात यहाँ पे पाई/4 होगा। पाई मतलब क्या, 180, 180/4, तो 4 मतलब कि काट लो, 4 चक 16, 45 आ जाएगा आपका, 45 डिग्री। उसी तरीके से पाई/3 है, पाई कितना होता है 180 डिग्री, अपॉन 3 कितना होता है 3 छक 18, 60 डिग्री आ गया। उसी तरह 5 पाई, अच्छा 5 पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 6, तो छोतिया 18, 30, इस तरह से 3 बचे 15, 150 आ गया एंगल। इसी तरीके से ये करें 2 पाई/3, तो 2 पाई मतलब 180 डिग्री, और 3 मतलब 3, तो 3 छक 18, इस तरीके से छोड़ 60 दूना 120 आ गया 120 डिग्री। उसी तरीके से 4 पाई/3 है, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री, अपॉन नीचे कितना है 3 है, 3 छक 18, 6 चक 24, 240 डिग्री। इस तरीके से निकल गया। मतलब सीधा अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सीधा जो पाई दिया है अगर, तो वहाँ पे सीधा रखो क्या क्या रखोगे 180 डिग्री। अब कन्वर्ट करना है रेडियन में, अब रेडियन में जाना है। तो तुमने क्या देखा रेडियन में, क्या तुम्हें कॉमन दिखा? रेडियन में तुम्हें कॉमन ये दिखा कि सब में क्या था, पाई था, मोस्टली सब में क्या था, पाई था, इनमें कोई में पाई नहीं है। मतलब क्या करना पड़ेगा, पाई लाना है किसी तरीके से, अच्छा लाना है, रेडियन तभी तो दिखेगा रेडियन जैसा। तो अब तुम्हें बताओ मेरे दोस्त, जैसे कि 45 डिग्री है, ठीक है, अगर इसमें हम कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि सर 180 मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। सर 180 से डिवाइड भी कर दो, हाँ ये कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ा है? अब नहीं पड़ा, ये काम कर सकते हैं, अच्छा ये काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हमें पाई में लाना है, तो यहाँ पे ऊपर जो है आप 180 को हटा के पाई लिख दो। ओहो, आ गया आंसर, आ गया। अब काट पीट कर लो, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, तो यानी कि पाई/4 आंसर आ गया आपका। दिस इज कॉल्ड पाई/4 रेडियन। कन्वर्ट हो गया ना मेरे भाई। तो क्या करना है, अगर डिग्री में दिया है तो पाई/180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिग्री मतलब कि रेडियन में दिया है तो 180/पाई कर दो, जो चाहिए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। इधर एक काम और कर सकते थे, शॉर्टकट ये तो था। अब पाई/4 है, इसको हमको करना है किस में, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री 180 डिग्री मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखो पाई, उल्टा काम करेंगे, मतलब जो चाहिए ना वो लिखेंगे। अगर हमें डिग्री में चाहिए तो 180 डिग्री पहले लिखेंगे, और नीचे वही से डिवाइड कर देंगे, किससे, पाई वाले से। पाई से पाई कट गया, 4 चक 16, 45 आ गया आंसर। 4/पाई किधर है, 4/4, आंसर आ गया। 45 यहाँ से भी आया, 45 यहाँ से भी आया, वही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे चाहिए रेडियन में, तो रेडियन में चाहिए मतलब पाई/180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो, वही काम किया, आ गया हमारा आंसर। तो और सबका तुम करना, एक 90 का, जैसे कि चलो 150 का बताते हैं, 150 है 150 डिग्री है, डिग्री में तो पहले से दिया है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो पाई/180 डिग्री मल्टीप्लाई कर दो ना, कट गया 0 0, 3 5 15, 3 6 18 है, और सही काटा ना हमने, 5 दिया 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, इसे कटता है, तो 5 पाई/6 आ गया, ये आंसर हो गया रेडियन, है ना। 3 5 15, 3 6 18 सही काटे हैं, नो दिक्कत। अब एक पाई दिया है, ये पाई क्या दिया है, बोल रहा है कन्वर्ट इनटू रेडियन, रेडियन में तो हमें कन्वर्ट ही करना है, पाई दे दिया है। अबे पाई एक नंबर है, यहाँ पे रेडियन नहीं दिया है, पाई डिग्री दिया है, समझना, समझो इस चीज़ को। हमें अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई एक नंबर दिया है, पाई एक नंबर है, तो इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, पाई/180 डिग्री, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो पाई स्क्वायर अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है। समझ में आया? अब देखो, अब 135 वाला तुम निकाल लेना, ये कर लेना, ठीक है। अब एक सवाल है, नीट में आया था टोटल, बोल रहा है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर ऑफ रेडियस 5 मीटर इन 3.5 रोटेशन क्या होगा। एक मतलब कि सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, उसमें अगर हम 3 बार घूमें और आधा घूमें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वह सरकमफेरेंस निकालना है और कुछ नहीं। एक बार सरकमफेरेंस, 2 बार, 3 बार और एक आधा, हो गया, यही दूरी तय करेगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, होता है ना। और 3 बार पूरा पूरा घुमा है तो 6πr हो गया टोटल। एक बार आधा घुमा है, एक बार घूमता है टोटल तो 2πr होता है, 2πr। आधे घुमा तो πr, तो πr यहाँ पे जोड़ दो तो यानी कि 7πr हो गया। और रेडियस देवे किया है 5, तो 5 7 35 पाई मीटर, आंसर हो गया, खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने टोटल डिटेलिंग के साथ किया है। मैं चाहता तो इस वीडियो को, ये 10 पेज था, 10-11 पेज था, सॉरी 10 ही पेज था, तो चाहता तो काफ़ी कम समय में निपटा देता, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करके। मतलब इतना डिस्कस नहीं करता, हर एक चीज़ों को इतना बारीकी से नहीं समझाता तो हो जाता, ठीक है। बट आई ट्राई टू मेक इट बेस्ट ताकि आप समझ सको। और अगर कहीं आपको डाउट है मेरे भाई तो डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू, ठीक है। आपको जो भी आपको दिक्कत आ रहा है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द बेस्ट, है ना। हर एक लेवल से कोशिश करूँगा कि आपकी मदद मैं कर सकूँ। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो काफ़ी हाफ समय में, लगभग हाफ ही समय हुआ है अभी तक, है ना। और आपका कवर हो चुका है। और सर पढ़ाए हैं, डेफिनेटली वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ही इज़ हाईली 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 एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और मैं तो खुद ही उनसे पढ़ा हूँ भाई, तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट।